को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 7 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें हमने जाना कि लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है, लोकतांत्रिक शासन तानाशाही से क्यों अच्छा है, लेकिन तानाशाही में एक विशेषता है, उसके बारे में भी हमने जाना कि तानाशाही में जो आर्थिक विकास की दर है वो लोकतंत्र के मुकाबले में ज़्यादा पाई जाती है। आज का जो भाग है उसमें हम जो हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था उसे करेंगे और उसके बाद एक क्विज़ को ऑर्गेनाइज करके जानेंगे कि आपको लेसन कितना समझ में आ गया। आपको क्विज़ के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताने हैं कि इस प्रश्न का ये आंसर है, तभी पता चल पाएगा कि आप कितना समझ पाए हैं लेसन को। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम भाग 3। देखिए आज हम लेसन का भाग 3 बनाने जा रहे हैं। इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। ये हमें आय का बंटवारा शो कर रहा है कि जो धनी लोग हैं वो जो रेड आपको ये दिख रहा है ऐसे दिखते हैं, और जो मीडियम क्लास के लोग हैं जो हमारे भारत में, उनका स्ट्रक्चर बीच वाला है। और जो सबसे गरीब हैं, ये जो इसकी पतली पतली टांगे दिख रही हैं, वो सबसे गरीब लोग हैं। मतलब आय का बंटवारा दिखा रखा है कि जो अमीर हैं उनके पास सबसे अधिक मात्रा में धन है, जो मध्यम वर्ग है उनके पास बहुत कम मात्रा में, और जो गरीब हैं उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। लोकतंत्र प्रयास करता है इस गरीबी को दूर करने का, लेकिन देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। हम आंकड़ों की तरफ चलते हैं। जो गरीब बच्चा है उसे सब तरह की चिंता है, बुक की, स्कूल की, स्वास्थ्य की, आवास की। तो अगली उसमें देखिए हम डाटा को देखेंगे, उससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कितना अंतर है। आप इस चार्ट को देखिए और टेबल को देखिए और समझिए। देखिए टेबल में दिखाया गया 20% आय, मतलब आय का जो 20% हिस्सा है वो, और जो नीचे वाला 20% हिस्सा है वो। दक्षिण अफ्रीका में देखिए 64.8% लोगों के पास, जो अमीर 20% लोग हैं उनके पास देश की आय का 64.8% है, और जो गरीब लोग हैं उनके पास 2.9। जो बाकी बचा हुआ धन है वो मध्यम वर्ग के पास है। ठीक है जी, मध्यम वर्ग कितना है? जो 60% है। 60% मध्यम वर्ग के पास बाकी बचा हुआ धन जा रहा है। अब हम देखें ये 64.8 और 2.9, तो ये हो गया 67.7। जो 67.7% है वो 40% लोगों के पास, जो बाकी बचा हुआ धन है वो देश के 60% मध्यम वर्ग के पास है। ऐसे ही ब्राज़ील में जो वहाँ के सबसे अमीर 20% लोग हैं उनके पास 63% राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, और जो सबसे गरीब नीचे वाले 20% लोग हैं उनके पास 2.6। तो देखिए आंकड़ा कितना फ़र्क दिखा रहा है कि एक 20% लोगों के पास तो 64.8 और एक 20% के पास 2.9% ही पूरी आय का धन है। ऐसे ही ब्राज़ील, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी, इन सभी देशों का आपको बताया गया। लेकिन जो इनमें देखा जाए अंतर, वो हंगरी में थोड़ा कम है। देखिए हंगरी में ऊपर वाले 20% लोगों के पास 34.4% है, और नीचे वाले 20% लोगों के पास 10% है। इतना तो किसी और देश में
नहीं है अंतर। तो जो सबसे अधिक आय में असमानता है वो है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है जी, चलिए आगे हम देखते हैं इससे। तो ये जो आंकड़े हैं वो हमें निर्धनता को शो कर रहे हैं। इसमें गरीब की आवाज़, ये गरीब आदमी है, उसकी आवाज़ देखिए कैसे, उसकी तो कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता तो है, हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं उनके पास आय सबसे ज़्यादा है, वो देश को अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो हमेशा ही अपने भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा इत्यादि ज़रूरतों को पूरी करने में ही लगा रहता है। उस व्यक्ति को देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। उसके मुंह पर इस तरह की पट्टी बंधी हुई है। ये एक और तस्वीर आपके उसमें दी हुई है जो आपको बता रही है कि देखिए, कुछ लोगों के पास विश्व के धन का सबसे अधिक प्रतिशत है। अब अगली देखते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कोशिश करती है कि इन विविधताओं में सामंजस्य बिठाया जाए। अब हम देख लेते हैं लोकतंत्र में असमानता और गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे कानून बनाए जाए जो इनको असमानता को कम करने में मदद करें। एक व्यक्ति एक वोट का प्रचलन हो, मनरेगा के तहत गरीबों को काम दिया जाए, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि देश में जो असमानता है, जो गरीबी है, वो कम हो सके। ये एक तस्वीर है जो कि संघर्ष को दिखा रही है। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपको सारी बुक्स में दी गई हैं। ये अमीर और गरीब के हेल मेल पर दिखाती हुई आपको तस्वीर है। अब देख लेते हैं नागरिक की गरिमा और आज़ादी। देखिए, जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया। आइए अब हम अगला चार्ट देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। ये उन लोगों का प्रतिशत है जो ये मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है। देखिए, दक्षिण एशिया में 65% लोग मानते हैं कि उनके वोट का असर पड़ता है। बांग्लादेश में 66%, भारत में 67%, नेपाल में 75%, पाकिस्तान में 50%, श्रीलंका में 65% लोग मानते हैं कि हमारे वोट देने का लोकतंत्र पर असर पड़ता है। तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इसमें एक छोटी सी क्विज़ देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है आपको बताना है, निम्न में से कौन सी बातें अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती। अलोकतांत्रिक आपको बतानी है। पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व की कमी, जनता के समर्थन का अभाव, बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव। आपको बताना है कि अलोकतांत्रिक सरकार, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे राजतंत्र हो, उसमें से कौन सी बात नहीं होती। पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व, जनता के समर्थन का अभाव, बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव। आपको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कौन सी व्यवस्था को सफलतापूर्वक हटा दिया जाता है। राजनीतिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विभिन्नता, क्षेत्रीय असंतुलन। इन चारों में से जो आपका सही उत्तर है आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है क्योंकि। आपको बताना है
ये व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोन्नत करती है, व्यक्ति का शोषण करती है, अपने लाभ के लिए सोचती है, अमीरों का ध्यान रखती है। आपको बताना है लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी क्यों है। आज के ही पार्ट में हमने ये जाना था। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, विधि के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न, अगर हम 1950 से 2020 के बीच सभी लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकारों की तुलना करें तो आर्थिक समृद्धि के मामले में कौन सी शासन प्रणाली बेहतर है। लोकतांत्रिक, तानाशाही, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक टेबल के माध्यम से डाटा देखा था और जाना था कि किसमें जल्दी से विकास होता है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है। तानाशाही, राजशाही, लोकतांत्रिक, औपनिवेशिक। चलिए उसी के साथ हमारा लेसन भी ख़त्म हो गया।